हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ठीक है, तो सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो हम इनको देखते हैं। क्योंकि देखिए जो समाज है, समाज के अंदर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार, जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर हो गए, इंटरनेट हो गया, तो ये जैसे जैसे इन्होंने विकास किया तो समाज में कुछ प्रभाव पड़े। कैसे? कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। तो आज ही इनको देखते हैं। देखो, जब भी एक मनुष्य किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करता है तो या तो वो उससे पॉजिटिव थिंग्स लेता है या नेगेटिव लेता है, या दोनों भी ले सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा उस खुद की इच्छाओं पर कि वो उन चीज़ों से क्या सीख रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक मोबाइल फ़ोन अभी पकड़ा दूँ, ठीक है, मैंने आपको क्या करा, एक मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया, मैंने कहा कि भाई इसका इस्तेमाल करो। तो जिसने इंस्टाग्राम चला के देखा तो वो तो क्या कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर कोई अगर टाइम यूटिलाइज कर पा रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे बता सकता है भाई वो अगर 4 घंटे इंस्टाग्राम यूज़ कर लेता है तो उससे उसके जीवन में क्या अभूतपूर्व परिवर्तन आते हैं, जिससे वो एक बहुत ही ज़्यादा उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसित हो रहा है, या फिर वो अपने जो लाइफ है उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं अगर इंस्टाग्राम से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ पे लिख के बताएं। और आप सभी में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो जानते हैं कि भाई इन सब चीज़ों का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है एक स्टूडेंट की लाइफ पर। ठीक है, वो अपने टाइम को डाइवर्ट कर देता है और फिर वो अपनी चीज़ों को कंप्लीट भी नहीं कर पाता है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेंगे, फास्ट कम्युनिकेशन स्पीड। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो मैंने इंस्टाग्राम की बात करी थी। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जैसे जैसे इसने विकास किया है तो आपकी फास्टर कम्युनिकेशन स्पीड हुई है। ठीक है, अभी आप डेटा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आप 5G की स्पीड से डेटा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पहले आपको जिस फाइल को डाउनलोड करने में पूरा दिन भी लग सकता था, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में डाउनलोड हो जा रही है। तो अब ये देखिए कि कितना फास्टर कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, तो लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट है, जो आपकी कॉस्टिंग है वो कम हुई है। आप आज से मान लीजिए 10 साल पहले अगर आपको किसी को कॉल करना होता तो आप उसको मिस कॉल मार के छोड़ देते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते थे। आप पूछिए वो मिस कॉल का ज़माना कैसा था, जिसको कॉल करवाना होता था दूसरे को मिस कॉल मारता रहता था, सामने वाला इरिटेट होकर कॉल करता था और तुरंत फ़ोन काट देता था। पर मिनट कॉस्टिंग आ रही थी, 1 रुपये आती थी। ठीक है, अब देखिए तीसरा हो जाएगा रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो ये आईसीटी है इसका क्या है, समाज में क्या प्रभाव पड़ा है, रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन आया है, इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हुई है, पेपरलेस एनवायरनमेंट एंड बॉर्डरलेस कम्युनिकेशन। अब दुनिया भर में यहाँ से बैठे बैठे कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेपरलेस से मतलब है आप पेपर की जरूरत बहुत कम हो गई है। ठीक है, इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जैसे जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वो तुरंत प्रभाव से हो जाती है। जैसे मैं आपको अभी ये लेक्चर बना के प्रोवाइड करा रहा हूँ तो ये आपके पास तुरंत पहुँच जाए, तो आप इसको देख के कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें अपने जीवन में इनकलकेट करेंगे जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज ये नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लोगों में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम पास की भावना इंप्रूव हुई है ना। वो क्या कर रहे हैं, हर वक्त ड्रैग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे अपना टाइम पास करे जा रहे हैं, फेक न्यूज़ों में पड़े हुए हैं। ठीक है, फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो रही है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, पोर्नोग्राफी बढ़ रही है। ठीक है, हैकिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, रैंसमवेयर आ रहे हैं, मतलब लोग आपके डेटा को चुरा के आपसे डिमांड कर रहे हैं पैसे की। हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ रहा है। तो आइए इनको देखते हैं। देखो सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, पोर्नोग्राफी, हैकिंग, इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम्स में बैड पोस्चर, आई स्ट्रेन, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। ठीक है, तो सूचना और प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव क्या है। जैसे देखो अब क्या है, जो हमारा जो वर्ल्ड है ना, ये ग्लोबल विलेज बन गया है। आप दुनिया में यहाँ से बैठे हुए, जैसे ए प्लेस पे बैठे हो, यहाँ से बैठे बैठे आप बी प्लेस तक अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये दुनिया के दूसरे छोर की बात कर रहे हैं बी, और ये दुनिया के इस छोर की बात है। तो आप देखिए आप एक जगह से दूसरी जगह की इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मतलब शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, सूचना क्रांति से समाज की कायाकल्प बदल गई है, ये तो है ही है ना। सूचना क्रांति से क्या हुआ है, जो सामाजिक थिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, है ना, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप्ड हो गए। यहाँ सब आप देखिए आजकल यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन हो गया है पूरी तरीके से, हर चीज़ कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। ठीक है, तो काम भी फास्ट तो हुआ है, परंतु इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आए हैं। नेगेटिव प्रभाव क्या आए हुए हैं कि भाई जिसको कंप्यूटर चलाना आता है वही वहीं बैठेगा। ठीक है, जिसको नहीं आता है, जो थोड़ा सा वीक है कंप्यूटर में स्पीड पकड़ने में, उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस है वो आपके काम को ना करने के लिए बोल देते हैं कि आज सर्वर डाउन है, कंप्यूटर चल नहीं रहा, हार्डवेयर खराब हो गया है। ठीक है, बहुत सारे बहाने नए आ गए उनके पास में काम ना करने के।
और पेपर और पेन से वो काम नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए निजता, सीक्रेसी, ठीक है। तो निजता क्या होती है? देखो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में निजता एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निजता का संबंध है आपके डेटा से। आप जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में आपने जो डेटा रखा हुआ है, ठीक है, उसको आप ही एक्सेस कर पाए, उसको कोई और एक्सेस ना कर पाए। अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई एक जैसे मान लीजिए ये फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आपने इसमें से किसी का एक इस्तेमाल करके जैसे फेसबुक पर एक आईडी बनाई, आपने आईडी बनाने के बाद में इस पे आपने अपना डेटा अपलोड कर दिया, आपने फोटो है ना, आपने जो भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपने डांस की वीडियो अपलोड कर दिया आपने, ठीक है। तो अब क्या होता है, लोग उनको देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ जान पा रहे हैं। आप ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करके आप यूट्यूब पे आपने ब्लॉग्स डालते जा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मैंने इस चीज़ में अभी 1000 रुपये छुपाए हैं, ठीक है। और यहाँ मेरे पापा ने मुझे 2000 रुपये का चेक दिया था, ठीक है। मतलब थोड़े से गरीब हैं तो यही चीज़ें बता पाएंगे, है ना। और ज़्यादा अमीर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। तो अब मान लीजिए आपने ये सब चीज़ें बता दी, अब आपकी सीक्रेसी कहाँ रही भाई? आप खुद ही उसको रिवील करने में लगे पड़े। तो इन सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि भाई इसको मैं ही देखूँ। जब आपने इसको सीक्रेट रखना है तो आपकी मर्जी, आप इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं या पब्लिक रखना चाहते हैं। तो सीक्रेसी से क्या तात्पर्य है कि आपका जो डेटा है उसके यूज से है कि उसको कौन यूज कर सकता है, कौन यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसे गोपनीयता भी कहा जाता है। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डेटा का उपयोग कर सकता है। जो ऑथेंटिक पर्सन है, जैसे ऑथराइज्ड पर्सन है, इसके पास इसका पासवर्ड है आपका, ठीक है, आईडी का, तो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये पासवर्ड अपने भाई को दे दिया तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो वो ऑथेंटिक पर्सन हो गया। आप जिसको पासवर्ड देते जाएंगे वो ऑथेंटिक होता जाएगा, वो आपकी सीक्रेट फाइल को पढ़ पाएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के डेटा पढ़ना अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि केवल डाटा पढ़ने के लिए अधिकृत किया गया है तो वह डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अधिप्रमाणन से क्या तात्पर्य होता है? लिखो इसको। अधिप्रमाणन का मतलब है ऑथेंटिकेशन। अब जैसे मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में कुछ डेटा डाला और उसको क्या करा, आपने ऑथेंटिकेट कर दिया। ऑथेंटिकेट करने के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने एक पैटर्न पासवर्ड लगाया, या फिर नंबर पासवर्ड लगाया, या फिर अल्फा प्लस नंबर पासवर्ड लगाया। जैसे अपने नाम के साथ में आपने 2-3 अक्षर, 2-3 नंबर जोड़ दिए, ठीक है, अल्फा प्लस नंबर लगा दिया, या फिर आइरिस कॉन्टैक्ट लगा दिया, फिंगरप्रिंट लगा दिया, फेस डिटेक्शन लगा दिया। तो आपके पास बहुत सारे मेथड आ चुके हैं ऑथेंटिकेशन के, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ आपको दिख रहा है फेसबुक। अब इसको कौन चला सकता है, ठीक है? इसको वही चला सकता है जिसके पास में आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। आपने इनमें से कोई एक पासवर्ड उसको दे दिया हो, या फिर उसके पास में आपकी उंगली का फिंगरप्रिंट हो, ठीक है। तो वो आपके डेटा को पढ़ लेगा, आपके डेटा को पढ़ लेगा तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। चेंज करने के साथ साथ उसके अंदर अपनी फोटो जोड़ सकता है, ठीक है। आपको आपके डेटा का मिसयूज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप किसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और जिसके पास में ऑथेंटिकेशन होगा वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा। मैं ये पढ़ भी देता हूँ। देखो, अधिप्रमाणन ऑथेंटिकेशन से अभिप्राय किसी व्यक्ति से आप, है ना, संपर्क कर रहे हैं, उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यवहारिक सौदा करने से पहले उसके संदर्भ में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। अधिकृत करने से पूर्व यह आवश्यक है कि किसी स्रोत द्वारा आप उस व्यक्ति की पहचान की सत्यता का पता लगा लें। ये एक प्रकार की सुरक्षा का ही तरीका है। जैसे मान लीजिए आपको क्या है, अपने बैंक अकाउंट में पैसे डलाने हैं, ठीक है। तो आपने, उसने बंदे ने क्या बोला कि भाई या तो आप उसको अपने बारकोड देंगे। अब तो मेथड इजी है, ठीक है। पहले क्या होता था, पैसा आप इसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं ए व्यक्ति को, पर आपको नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बी व्यक्ति को अपना पासवर्ड आईडी देके बोलेंगे इसको ट्रांसफर कर दो पैसा, ठीक है। तो तब आप इसकी बी की ऑथेंटिकेशन का जांच कर लेंगे कि भैया बी जो व्यक्ति है ये सही है कि नहीं है, ठीक है, ये बैंकिंग ऑफिसर है कि नहीं है, ठीक है। तो आप जिससे जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके लिए पहले उसका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आप खुद का भी ऑथेंटिकेशन इस पासवर्ड लगा के कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके पास ये पासवर्ड होगा, आईडी होगी, वही इसको यूज कर पाएगा। इस तरीके का प्रयोग कर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रूप से पहचान करना मुश्किल है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में क्या है, पासवर्ड द्वारा व्यक्ति की सत्यता का पता लगाया जाता है। उपयोगकर्ता से ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है केवल उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ज्ञात होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये मानकर चलता है कि जिस व्यक्ति के पास ये विशिष्ट मतलब स्पेसिफाइड नॉलेज होगी वही उस व्यक्ति उस चीज़ का ऑथेंटिक यूज़र होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपने जो डेटा है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सत्यनिष्ठा।
जैसे जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का विकास हुआ है, इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आई है। ठीक है, इंटीग्रिटी टर्म क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे समझिए कि आप जैसे मान लीजिए एक मॉल में खड़े हैं, ठीक है, एक मॉल में खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे मतलब एक काउंटर है और उस पर आईफोन रखा है, लैपटॉप रखा है, ठीक है, आईफोन, लैपटॉप, कैश पड़ा हुआ है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर इस मॉल के अंदर गए, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है और आपको कोई व्यक्ति देखने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप मोबाइल फ़ोन चुरा के लाएंगे, आप लैपटॉप लाएंगे, आप 1 करोड़ रुपये में से कुछ पैसे लाएंगे, ये सारे ले आएंगे, तो आपको बताइए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या गए, आप यहाँ गए, आपने देखा कि यहाँ सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पर आपने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया और यहाँ से वैसे ही बाहर आ गए। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का सिंपल सा मतलब होता है आप वह चीज़ कर रहे हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा, आप तब भी सही चीज़ मतलब गुड थिंग कर रहे हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है, तो उसे इंटीग्रिटी बोला जाता है। ठीक है, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग, ठीक है, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब भी आप क्या कर रहे हैं, सही चीज़ कर रहे हैं, इसी को ही इंटीग्रिटी बोला जाता है। और एक मनुष्य को अपने जीवन में इंटीग्रेटेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, आप सभी में एक देखो, हम बुरे काम कर सकते हैं, ठीक है, हम गलत काम कर सकते हैं, परंतु हमारा जो आत्मसम्मान है, हमारे जो संस्कार है, वो हमें इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सत्य निष्ठा पर ही चलने का प्रयास करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आप अपने जीवन में हमेशा सही चीज़ों करोगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी, आप बहुत अच्छे से सो पाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाएंगे अपने जीवन में। इन चीज़ों से ही आप क्या कर सकते हैं, महान व्यक्ति बनते हैं। हालांकि महान व्यक्ति बनने नहीं आए हम यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बनने आए हैं, जो महान से भी महानतम बनाती है, तो वो करने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है, सत्यनिष्ठा से अभिप्राय कि जो डेटा प्राप्त करता रिसीवर तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए। जब हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे डेटा से रिलेटेड बात करेंगे कि जो हम डेटा मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो उसी रूप में होना चाहिए जो हमने पीछे से किसी रूप में लिया है, जिसने उस हमें ऑथेंटिकेट किया कि भाई तुम ये डेटा इसी रूप में आगे देना। ठीक है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, अपने उसमें कुछ भी अल्टर नहीं कर रहे हैं और सामने वाले को भी वही डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमें मिला है, जिस रूप में भेजा गया है। डेटा संचारण के समय उसमें संयोगवश या दुर्भावनावश किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पर जितना अधिक मुद्रा का विनिमय होता है, प्रमाणिकता उतनी ही कठिन होती जाती है। एक स्वतंत्र कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा है और उससे संबंधित सभी इनपुट आउटपुट युक्तियां एक सुरक्षा कक्ष में रखी हों, तो उस कंप्यूटर को केवल अनाधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई डेटा है, कोई कंप्यूटर है और अनऑथराइज पर्सन इसको अंदर घुसकर उस कंप्यूटर में से छेड़छाड़ करता है, तो उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है उस डेटा का। ठीक है, तो कंप्यूटर के कक्ष को उपयोगकर्ता की पहचान के सत्यापन के लिए उचित प्रबंध द्वारा इसकी सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सकता है। तो उचित प्रबंध क्या है कि आप उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी क्या होती है? साहित्यिक चोरी का सिंपल सा मतलब है कि भाई मैंने ये डेटा लिखा है आपके सामने, ठीक है, अब मैंने ये डेटा लिखने के बाद में इसको पब्लिश कर दिया। अब किसी और को इसी तरीके का डेटा चाहिए था, पर उसने देखा यार ये तो सारा का सारा कॉपी मटेरियल मिल रहा है ना, तो उसने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया, कट कॉपी पेस्ट कर उसको सबमिट कर दिया अपने नाम से। तो ये क्या कर रहा है, प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी कर रहा है, मेरे डेटा को अपने नाम से पब्लिश कर रहा है और ये अनएथिकल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी और के डेटा को अपने नाम से पब्लिश नहीं करना चाहिए। इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आपको। किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म कहलाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। और देखो यूरोप में क्या था, 12वीं शताब्दी से पहले तक तो जो प्लेगरिज्म था ये नहीं था। यहाँ पर उस समय अपने डेटा को दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये बोला जाता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसे छापो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करो। परंतु 12वीं शताब्दी के बाद में ये प्लेगरिज्म सब निकल कर आया, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उसके डेटा को कोई हूबहू नकल बनाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। देखो एक रिसर्चर, जैसे मान लीजिए एक रिसर्चर होता है तो वो कट कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से छाप रहा है, तो ये अनएथिकल है। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे समझिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं या फिर शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, ठीक है, अगर वो कोई इस तरह की साहित्यिक चोरी करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, अकादमिक बेईमानी या फिर एकेडमिक डिसहोनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, या फिर शैक्षणिक छल, एकेडमिक फ्रॉड कहेंगे। अगर किसी टीचर, ठीक है, किसी टीचर, स्टूडेंट और रिसर्चर, ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और रिसर्च के द्वारा कोई भी इस तरीके से साहित्यिक चोरी की जाती है तो उसे एकेडमिक डिसहोनेस्टी या फिर एकेडमिक फ्रॉड बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जबकि पत्रकारिता, जो पत्रकार होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इस प्रकार की कोई एकेडमिक
जो साहित्यिक चोरी होती है, ठीक है, उसका अगर वो करता है तो उसे बोलेंगे मर्यादा का उल्लंघन, ठीक है। पत्रकारिता में इस तरह की साहित्य की कोई चोरी करता है तो उसे क्या बोला जाता है, मर्यादा का उल्लंघन बोला जाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि अलग अलग फील्ड में साहित्यिक चोरी का अलग अलग नाम है, परंतु क्या होता है जो साहित्यिक चोरी है ना, इसको ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। आप इसको, इसके लिए आपको पनिश नहीं किया जा रहा है, परंतु आपको आप क्या है, अब चार्जेस लगा दिए जाते हैं। अब ये मतलब सिविल टाइप की लिबर्टी है आपकी एक तरीके से, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो किसी और के डेटा को अपने नाम से नहीं छापना चाहिए। अगर आप छाप भी रहे हैं तो उसको उसकी सूचना दें कि भाई मुझे आपका डेटा यूज़ करना है, ठीक है, और वो आपको ऑथेंटिकेट करता है तो अब आप उसके डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का कोई पब्लिश भी करते हैं तो आप अपने रिसर्च पेपर में उस व्यक्ति का नाम जरूर लिखें कि मैंने ये डेटा इस बंदे की इस किताब में इस पेज से यहाँ से लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जाते जाते करते हैं ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है? निजता, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा या साहित्यिक चोरी? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है।